हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये देख लिया था कि चाल और वेग जो होता है वो दोनों किस तरीके से होते हैं और दोनों के मामलों के अंदर एक दूसरे से अलग होते हैं। अब सारा कुछ मैटर जो है चाल और वेग का मैंने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। कुछ चीज़ें जो हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो अपने पास रह गई थी, तो उन्हें हम कंटिन्यू करते हुए आज चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें कि चाल जो होती है, हम अब डिवाइडेशन जो हमने डिवाइडेशन बनाया था चाल और वेग का, उसके अंदर नहीं लिख रहे हैं, केवल सीधी सीधी बातें ही हैं। तो चाल का अगर हम सिंपल सूत्र देखें औसत चाल का, ठीक है, तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तय की गई दूरी बटे में समय, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग औसत वेग का अगर सूत्र देखते हैं तो औसत वेग का जो सूत्र होता है वो अपने पास होता है, विस्थापन आ जाता है दूरी की जगह, विस्थापन बटे में समय, ठीक है। अब देखिए, चाल बराबर है दूरी बटे समय, वेग बराबर है विस्थापन बटे समय। अगर दोनों के हम लोग मात्रक की बात करें कि चाल का मात्रक क्या होगा, दूरी का वेग का मात्रक है क्या हो जाएगा, तो देखो मात्रक की बात करें तो चाल की अगर हम बात करें तो चाल क्या है, दूरी बटे समय। दूरी को किस में नापा जाता है, दूरी को नापा जाता है मीटर में और समय को नापा जाता है सेकंड के अंदर। तो जो चाल का मात्रक है वो क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। अब बोलेंगे विस्थापन किस में मापा जाता है, तो दूरी और विस्थापन दोनों को ही किस में मापा जाता है, मीटर के अंदर मापा जाता है। तो जो अपने पास चाल का मात्रक है वही की मात्रक किसका हो गया, वेग का भी हो गया। अब दूसरी अगर हम लोग बात करें कि चाल जो है, चाल के अंदर आ रही है दूरी, ठीक है, तो दूरी जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है, तो हम बोलेंगे दूरी जो है वो अदिश राशि होती है। समय कैसी राशि होती है, समय भी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो दोनों राशियां जब मेरे पास अदिश है तो मैं बोलूँगा कि चाल जो होती है वो चाल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, यानी इसके अंदर दिशा का कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी चाल के अंदर दिशा हमें नहीं देखते। जबकि वेग की हम लोग बात करें तो वेग के अंदर समय जो आ रहा है वो तो अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन जो आता है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, और जो वेग को भी क्या बना देगी, सदिश बना देगी। तो जो वेग होता है अपने पास वो वेग कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। अब ये सदिश राशि होने के साथ ही अपने पास और कोई चीज़ जो है वो भी साथ में ऐड हो जाती है। कौन कौन सी चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि सदिश राशि अगर है तो सदिश राशि जो है इसका मान कैसा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि ये तो दिशा के ऊपर बेसिस है, दिशा पर निर्भर है। तो मान जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और मान जो है वो शून्य भी हो सकता है। अब यहाँ से जो है वो थोड़ा सा अपने को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आपको अगर मैं यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लूँ कि जैसे आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दिया कि वेग शून्य है, वेग शून्य है, तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया चाल आवश्यक रूप से शून्य होगी। हम तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल की बात कर रहे हैं, वेग शून्य है तो चाल आवश्यक रूप से शून्य होगी, बोल दिया। दूसरा हमने बोल दिया चाल शून्य हो सकती है, चाल शून्य हो सकती है, दो ऑप्शन, ठीक है। इसी लाइन को मैं इस तरीके से बोल दूं कि अगर चाल शून्य है, चाल शून्य है, तो ध्यान रखना हम लोग तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल की ही बात कर रहे हैं। चाल शून्य है तो आपको पहला ऑप्शन दे देता है वेग आवश्यक रूप से शून्य होगा,
दूसरा आपको बोल दे वेग शून्य हो सकता है, वेग शून्य हो सकता है। तो आपको अगर इन दोनों ऑप्शन में से, जो मैं दो ऑप्शन आपको दे रहा हूँ दोनों क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों में से अगर आपको एक ही ऑप्शन सही करना हो तो आप कौन सा ऑप्शन सही करते हो? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वेग की, तो वेग शून्य है तो ठीक है, तो वेग शून्य है तो पहली बात ये बोल रहा है कि चाल आवश्यक रूप से शून्य होगी, और दूसरा ये बोल रहा है चाल शून्य हो सकती है। फर्क किसका है? हो सकती है, होगी। अब एक के अंदर तो संभावना है, दूसरे के अंदर तो क्या बता रहा है? संभावना बता रहा है। लेकिन पहले के अंदर बोल रहा है कि जरूर से शून्य होगी। तो कौन सा अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा? तो मैं देखो बोलता हूँ कि वेग जो होता है अपने पास वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो होता है परिमाण उसका, और दूसरी होती है दिशा, क्योंकि सदिश राशि है वेग, तो परिमाण भी होता है और क्या होती है? दिशा भी होती है। अब तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण है वो होती है तात्क्षणिक चाल, क्योंकि उसमें से दिशा हट गई, तो तात्क्षणिक वेग का जो परिमाण है वो किसके बराबर होता है? तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है। अब अगर वेग का मान शून्य है तो वेग यानी सदिश राशि, सदिश राशि का मान शून्य है, तो सदिश राशि का मान शून्य दो प्रकार से हो सकता है। कब? या तो उसका परिमाण शून्य हो या फिर वो दिशा के आधार पर शून्य हो रही हो। हमने जब सदिश पढ़ा था तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि सदिश राशि जो होती हैं वो दिशा के आधार पर भी शून्य हो सकती है। जैसे हम विस्थापन की बात करें तो एक पूरा चक्कर लगा ले कोई कण, तो पूरा चक्कर कण लगा लेगा तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर हम परिमाण की बात करें यानी दूरी की बात करें तो क्या वो दूरी 0 होती है? क्या दूरी 0 नहीं होती। तो यहाँ पर बात करें वेग शून्य है, तो वेग शून्य है तो या तो उसका परिमाण शून्य है या फिर उसकी दिशा शून्य है। अगर उसका परिमाण शून्य है तो चाल शून्य होगी। अगर उसका परिमाण शून्य है तो चाल शून्य होगी। लेकिन अगर वो वेग दिशा के आधार पर शून्य हो रहा है तो उसकी चाल शून्य नहीं हो सकती। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर दे हम लोग? ये तो बोल रहा है कि चाल आवश्यक रूप से शून्य होगी, चाल आवश्यक रूप से शून्य होगी, मतलब हमेशा होगी चाहे कुछ भी हो। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या हो गया अपने पास? गलत हो गया। कि चाल आवश्यक रूप से शून्य होने का मतलब है कि हमने परिमाण को ही शून्य के बराबर किया है, इसका दूसरा पक्ष हमने देखा ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि चाल शून्य हो सकती है, यानी हम लोग संभावना बता सकते हैं। अब दूसरी बात आपको हो सकती है यानी हम लोग संभावना बता सकते हैं। अब दूसरी बात आपको बोल रहा है कि चाल शून्य है तो चाल शून्य है तो चाल जो है वो क्या होती है? केवल और केवल परिमाण होती है। और किसी राशि का चाहे वो सदिश हो या अदिश राशि हो, अगर उसका परिमाण शून्य हो गया तो किसी भी सदिश राशि को हम निरूपित कैसे करते हैं? किसी भी सदिश राशि को हम लोग लिखते हैं परिमाण गुणा दिशा से। किसी भी सदिश राशि को कैसे लिखते हैं? परिमाण गुणा दिशा से। अगर परिमाण शून्य हो गया तो परिमाण शून्य होते ही मैं बोल दूंगा कि वेग जो है वो आवश्यक रूप से शून्य होगा, क्योंकि वेग का एक घटक परिमाण भी होता है। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि सदिश राशि जो है वो दिशा के आधार पर भी शून्य हो सकती है, जरूरी नहीं कि उसका परिमाण ही 0 हो। तो अगर वेग शून्य है तो इसका मतलब ये है कि चाल शून्य हो सकती है, कन्फर्म नहीं कह सकते, ठीक है। अगर चाल शून्य है तो वेग आवश्यक रूप से शून्य होगा। ये दो चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो वेग कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। लेकिन चाल क्या कभी ऋणात्मक हो सकती है क्या? तो चाल की अगर मैं बात करूं तो चाल जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। और अगर कण गतिशील है तो कभी भी शून्य के बराबर भी नहीं होगी, कभी भी शून्य के बराबर ही नहीं होगी। तो चाल जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ? चाल
धनात्मक कब? जब गतिशील अवस्था में है, या शून्य कब? जब विराम अवस्था में है, यानी कण गति नहीं कर रहा है। तो चाल धनात्मक या शून्य हो सकती है, लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम इन दिनों की विमाओं की भी तुलना करने लगे हाथी, तो अगर मैं चाल की विमा की बात करूं तो चाल का मात्रक देखो क्या है? चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। वेग का भी मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। तो जो चाल की विमा है वही किसकी विमा बन जाएगी? वेग की विमा के बराबर हो जाएगी। और दोनों की विमा हो कितनी जाएगी? तो हम कहेंगे मीटर। सेकेंड को ऊपर ले जाऊंगा तो सेकेंड की घात -1 बन जाएगा। तो कितना बनेगा? क्या द्रव्यमान का कोई पद है क्या? नहीं है। लंबाई का है, समय का है -1। तो चाल या वेग की विमा जो है वो क्या बन जाएगी? m0 L1 t-1। अब हम लोग बात करें, जैसा मैंने अभी भी आपको बताया कि जो तात्क्षणिक वेग होता है, वेग दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, परिमाण व दिशा। अगर मैं केवल और केवल परिमाण की बात करूं तो तात्क्षणिक वेग का परिमाण तात्क्षणिक चाल के तुल्य होता है। यानी अगर आपको तात्क्षणिक वेग दिया हुआ है और तात्क्षणिक चाल पूछ रहा है तो आप उस वेग का केवल परिमाण ले लो, दिशा को हटा दो, तो वो क्या बन जाएगी? अपने पास तात्क्षणिक चाल बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो क्या ऐसी कोई स्थिति होती है क्या जिसमें औसत वेग और तात्क्षणिक वेग बराबर हो जाए, या औसत चाल और तात्क्षणिक चाल जो है वो बराबर हो जाए? तो हम कहेंगे कि यदि कोई कण नियत वेग से गतिशील होता है, नियत वेग का मतलब हो गया एक समान वेग या एक समान चाल से वो गतिशील रह रहा है। यानी मैंने बोल दिया कि घर से बाजार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन घर से जब चलना शुरू किया तो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं, और जब तक वो बाजार पहुंचता है तब तक वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही चलता जाता है या चाल से ही चलता जाता है। तो अगर एक समान चाल है यानी नियत चाल या नियत वेग की अवस्था है, तो नियत वेग की अवस्था में नियत चाल या वेग की अवस्था में औसत चाल या वेग, औसत चाल या वेग तात्क्षणिक चाल या वेग के बराबर होता है नियत चाल की अवस्था में। अब नियत चाल का मतलब क्या है कि कण एक ही स्पीड से जाता जा रहा है, एक ही गति से वो जाता जा रहा है, यानी नियत चाल की अवस्था में औसत चाल और तात्क्षणिक चाल जो है वो दोनों बराबर होती हैं, या औसत वेग और तात्क्षणिक वेग जो है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो बची हुई थी वेग के अंदर और चाल के अंदर, जो आप लोगों को अभी नोट करनी है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। हमने दूरी विस्थापन देख लिया, चाल और वेग देख लिया। अब हम देखते हैं तीसरी चीज। इन तीनों के ऊपर ही पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंड करता है। चाल या विस्थापन एक हो गया अपने पास, उसके बाद में हो गया अपने पास वेग या चाल, ठीक है। दूरी या विस्थापन एक हो गया, वेग और चाल दूसरा हो गया, और तीसरा जो है अपने पास वो होता है त्वरण।
अब त्वरण या एक्सीलरेशन इसे बोलते हैं। तो त्वरण या एक्सीलरेशन जो है वो क्या होता है? तो त्वरण अगर और एक्सीलरेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी अपने पास कण है, कोई भी अपने पास कण है। हमने सबसे पहले बात की थी कि अगर कण की स्थिति में कोई परिवर्तन हो, कण की स्थिति में अगर कोई परिवर्तन हो तो उससे हम बोलते हैं, स्थिति में परिवर्तन अगर समय के सापेक्ष देखा जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं या चाल बोलते हैं। अब हम ये कहेंगे कि अगर चाल के अंदर कोई परिवर्तन हो रहा है या वेग के अंदर समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे बोला जाएगा त्वरण। चलिए देखिए त्वरण क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। अब परिवर्तन की दर नाम आ जाए इसका मतलब हमेशा वो समय के सापेक्ष ही होती है। परिवर्तन की दर अगर बोले इसका मतलब हमेशा वो समय के सापेक्ष ही होती है। परिवर्तन की दर अगर बोल दे तो इसका मतलब वो समय के सापेक्ष ही है। अगर किसी और के सापेक्ष देगा तो आपको बोलेगा कि परिवर्तन की दर इसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष या वाई के सापेक्ष है। ठीक है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो देखो सबसे पहले ही बात कर लेते हैं हम लोग कि त्वरण जो है इसे हम लोग निरूपित करते हैं ए से। ठीक है, और त्वरण जो है वो क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समय अंतराल, समय अंतराल। समय का अंतराल का मतलब हो गया कि कुल दूरी का हम एक छोटा सा भाग लेंगे। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लो कोई कण जो है वो यहाँ से गति प्रारंभ करता हुआ यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका जो वेग है वो है 0। यहाँ पर इसका जो वेग है, इस बिंदु को मैं ए नाम दे देता हूँ, इस बिंदु या फिर इस बिंदु को ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ये हो गया सी। यहाँ पर इसका वेग है v1, यहाँ पर इसका वेग है v2। ठीक है, यहाँ पर समय जो है वो गति शुरू कर रहा है तो t बराबर 0 से हमेशा शुरू करेगा। यहाँ पर जो समय है वो है t बराबर t1, यहाँ पर जो समय है वो है t बराबर t2। लिख दिया। अब आपको बोल रहा है कि जब कण A से B तक गति कर रहा है तो A से B तक गति के दौरान त्वरण कितना है? ठीक है, ए से बी के दौरान कण का त्वरण कितना है? तो मैं कहूँगा ए से बी तक कण की गति का त्वरण अगर हमें देखना है तो हमें देखना है वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन जो है इसे हमेशा लिखा जाता है डेल वी से। मैंने पहले भी कहा था डेल का मतलब होता है परिवर्तन, बटे में समय अंतराल यानी समय में परिवर्तन को लिखा जाता है डेल टी। डेल वी जो होता है वो डेल वी क्या होता है? डेल वी होता है अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपोन में टी अंतिम यानी अंतिम समय माइनस में प्रारंभिक समय। और अंतिम और प्रारंभिक कैसे लेंगे हम लोग कि जरूरी नहीं कि कण हमेशा इसी दिशा के अनुदिश गति करे। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा कि कण सी से बी की तरफ गति कर रहा है तो ये बन जाएगा प्रारंभिक और ये बन जाएगा अंतिम। अगर कण सी से ए की तरफ गति कर रहा है तो ये प्रारंभिक, ये अंतिम। अगर बी से सी की तरफ जा रहा है तो ये प्रारंभिक, ये वाला अंतिम। यानी जहाँ से जा रहा है, जहाँ तक, तो जहाँ से जा रहा है वो तो प्रारंभिक, जहाँ तक जा रहा है वो अंतिम। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ए बी की बात करूँ, ए से बी तक की हम लोग बात करें तो ए से बी तक अंतिम वेग कितना? तो मैं कहूँगा बी पर जो वेग होगा वो क्या होगा? अंतिम वेग होगा। तो बी पर वेग कितना? v1 माइनस में प्रारंभिक कितना है? प्रारंभिक 0 बटे में t अंतिम माइनस t प्रारंभिक करूं तो t अंतिम तो t1 माइनस में प्रारंभिक कितना? 0। तो अपने पास क्या बन गया? v1 बटे में t1। तो हम लोग सीधा 10th क्लास के अंदर सूत्र देख लेते हैं कि जो त्वरण होता है वो होता है वेग बटे में समय।
त्वरण जो है वो क्या होता है, वेग बटे में समय। लेकिन वो वेग बटे समय नहीं होता, वो क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। जैसे अब हम लोग बात करें B से C तक की, तो B से C तक की बात करें तो अंतिम वेग जो है वो कितना बन जाएगा, v2 माइनस में प्रारंभिक वेग कितना बन गया, v1 बटे में अंतिम समय कितना, t2 माइनस प्रारंभिक समय कितना बन गया, t1 बन गया। तो ये अपने पास जो है वो त्वरण का सूत्र हो गया। और इस त्वरण को जो है वो हम लोग बोल सकते हैं औसत त्वरण। अब औसत त्वरण जो है वो क्यों मैंने बोला, वो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर पूरे पथ की बात कर रहे हैं। ए से बी तक जब हम गए तो ए से बी तक पूरे पथ की बात कर रहे थे, ठीक है। बी से सी तक जब गए तो बी से सी वाला जो पूरा पथ था इसी की हम लोग बातें कर रहे थे। तो जब पूरे पथ की हम लोग बात करें और पूरे पथ का ही हम लोग त्वरण निकालें तो उसे क्या बोला जाता है, औसत त्वरण बोला जाता है। अब अगर किसी क्षण विशेष पर त्वरण का मान निकाला जाए तो किसी क्षण विशेष पर जो त्वरण का मान है वो क्या बोला जाता है, तात्क्षणिक त्वरण। अब मैं बार बार इसकी परिभाषा जो है तात्क्षणिक की और औसत की नहीं लिख पाने वाला हूँ। त्वरण जो है इसकी आपको लिखवा दी, क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। इसके बाद में औसत, तो जो वेग के अंदर हमने क्या औसत लिया था कि संपूर्ण पथ का जो वेग है वही क्या होता है, औसत वेग। ऐसे ही संपूर्ण पथ की अगर हम लोग बात करें तो जो त्वरण होता है उसे क्या बोला जाता है, औसत त्वरण। अब तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो तात्क्षणिक त्वरण जो है वो क्या होता है, तात्क्षणिक का मतलब होता है किसी क्षण विशेष पर त्वरण का मान, किसी क्षण विशेष पर त्वरण का मान। तो ये बात तो मैं लिख देता हूं कि किसी क्षण विशेष पर त्वरण का मान क्या कहलाता है, तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। अब किसी क्षण विशेष की हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला जो है वो लिख लेते हैं कि त्वरण जो होता है अपने पास औसत, वो क्या होता है, वो होता है डेल v बटे में डेल t। अब डेल v का मतलब v2 माइनस v1 मैं बोल दूं अंतिम माइनस प्रारंभिक, बटे में डेल t का मतलब बोल देता हूँ t2 माइनस t1। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर दो समय नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर एक ही समय चाहिए, ठीक है। t2 और t1 के अलग अलग मान की बजाय मुझे एक ही मान चाहिए। तो एक मान कैसे आ सकता है, मैं t2 और t1 की जगह एक ही मान कैसे लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि t2 और t1 के मान के अंदर अंतर बहुत कम है, अंतर बहुत कम है। और अंतर बहुत कम होगा यानी मैं बोल दूं कि डेल t का जो मान है, डेल t का जो मान है वो अप्रोक्स कितना बन रहा है, 0 बन रहा है। अप्रोक्स 0 बनेगा ये मान, इन दोनों का अंतर। तो मैं बोलूँगा कि t2 माइनस t1 का अंतर अगर लगभग 0 है यानी लगभग दोनों एक ही समय है, ठीक है। और एक ही समय पर जब मैं त्वरण का मान निकालूंगा तो वो क्या बन जाएगा, तात्क्षणिक त्वरण बन जाएगा। तो डेल t का मान 0, तो ऊपर हमने सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दिया लिमिट डेल v अपॉन में डेल t। अब लिमिट डेल t टेंस टू 0 डेल v अपॉन में डेल t जो है इसको लिखा जाता है dv अपॉन में dt। देखा होगा ये वाला, ये जो त्वरण है वो कौन सा है, तात्क्षणिक त्वरण है। अब इस लाइन, ये लाइन लिखते ही इसके साथ ही क्वेश्चन जो है वो जुड़ जाते हैं बहुत सारे। कैसे क्वेश्चन जुड़ जाते हैं, देखो सबसे पहली बात जो हमें पता लग रही है यहाँ पर, क्या पता लगेगी, ये है वेग, ये है समय। तो वेग में या वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होता है, तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होता है, तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होता है। यानी मैं वेग का, जैसे हम विस्थापन से चले थे, विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन कर देते थे तो क्या मिल जाता था, वेग। अब हमने बोल दिया वेग का एक बार समय के सापेक्ष आप अवकलन कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको,
त्वरण मिल जाएगा। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूँ डी वी इज इक्वल टू ए इंटू में डी टी, और फिर इसका दोनों तरफ का मैं समाकलन कर दूं तो डी वी का v बराबर इधर समाकलन बन गया a डी टी। ठीक है, तो इसका भी अपना एक मीनिंग हो गया। तो पहले तो इसके दोनों मीनिंग लिखते हैं। पहला तो क्या हो गया, वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होता है। दूसरा इसका मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा, वेग समय वक्र की ढाल, वेग समय वक्र की ढाल या प्रवणता किसके तुल्य होती है, तात्क्षणिक त्वरण के तुल्य होती है, तात्क्षणिक त्वरण के तुल्य होती है। ये हम अभी भी वक्र पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि वक्र हमने पहले पढ़ लिया तो अब नहीं पढ़ेंगे। अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे और ये वक्र जो है वो मैं अलग अलग तरीके के आपको बनाकर बताऊंगा और देखेंगे कि उसमें ढाल या प्रवणता का मान किस तरीके से निकालते हैं। तो आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि वेग समय वक्र जो है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर जो राशि आ गई, इन दोनों के मध्य जो वक्र बन रहा है उस वक्र की ढाल या प्रवणता त्वरण के तुल्य होती है। चलिए अब अगर हम बात करें इधर की, तो इधर देखो क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा कि त्वरण समय, अब समाकलन के अंदर देखो क्या क्या आ रहा है, त्वरण और समय। तो त्वरण समय वक्र द्वारा गिरा क्षेत्रफल किसके बराबर, वेग में परिवर्तन के बराबर होता है, वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। ये बात जो है वो वक्र से रिलेटेड है, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो क्या हैं, वक्र से रिलेटेड हैं। अब एक और बात मैं लिखनी चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं क्या कहूँगा, त्वरण का समय के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, समाकलन। तो मैं क्या कहूँ, त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर वेग प्राप्त होता है, वेग प्राप्त होता है। ऐसी बातें हमने वेग के अंदर भी लिखी थी। क्या लिखा था हमने कहा था वेग का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर विस्थापन प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें देखो, आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको यही ध्यान में रखना है कि v बराबर होता है ds अपॉन में dt और a बराबर होता है dv अपॉन में dt होता है। चलिए नोट डाउन कीजिए यहाँ तक ये। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखो क्या हमने यहाँ पर लिख रखा है, a बराबर क्या हो गया, dv अपॉन में dt हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि मुझे ये देखना हो कि ये जो त्वरण है वो कैसी राशि है, क्या सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हमने कहा था त्वरण बराबर है वेग बटे समय, और समय तो उसके अंदर अदिश है, लेकिन वेग जो है वो कैसी राशि होती है, सदिश राशि। तो उसकी वजह से त्वरण जो है वो त्वरण कैसी राशि बन गया, सदिश राशि बन गया। तो त्वरण सदिश राशि होती है, त्वरण सदिश राशि होती है। त्वरण जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें त्वरण का मात्रक, तो त्वरण का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा। तो इसकी हम लोग सबसे पहले तो ये देखते हैं इसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, वेग बटे में समय। वेग जो है इसका मात्रक हमने अभी भी देखा था, वेग जो है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड।
और वेग बटे समय, एक समय और आ रहा है यानी 1 सेकंड और नीचे आ जाएगा, यानी क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बन गया। सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, मीटर सेकंड की घात -2 बन गया। अब इसकी विमा की बात करें हम लोग, मैंने आपको मात्रक विमा में भी बताया था कि ये विमा जो है वो आपका पूरी फिजिक्स में पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो विमा जो है वो क्या आएगी, तो देखो क्या द्रव्यमान का कोई पद है क्या, नहीं है तो 0। क्या लंबाई का कोई पद है क्या, है, मीटर, और घात कितनी है उसकी, 1। क्या समय का कोई पद है क्या, बिल्कुल है, सेकेंड है, घात कितनी है, -2। तो ये क्या बन गई, त्वरण की विमा जो है वो बन गई। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अपने पास फॉर्मूला जो है वो क्या है, A बराबर dV बटे में dt, यही है। अगर मैं इसको ds से गुणा कर दूं, ds से भाग दे दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, चलो मैंने ऐसे बोल दिया, इसको मैं ds से गुणा कर दूं, ds से भाग दे दूं तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, क्योंकि ds से ds तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ेगा, ये पड़ेगा कि अपना आंसर आ जाएगा कैसे, a बराबर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको इधर भगा दिया हमने और ds को मैं इधर ला रहा हूँ, तो देखो क्या बनेगा, ds अपॉन में dt गुणा में ये क्या बन गया, dv बटे में ds, यही हो गया, उल्टा पुल्टा कर दिया। ds अपॉन में dt क्या होता है, ds, s क्या है यहाँ पर, s है विस्थापन, तो ds अपॉन में dt क्या हो जाएगा, ds अपॉन में dt हो जाएगा वेग गुणा में dv अपॉन में ds। इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब हो गया कि अगर मैं वेग को गुणा कर दूं, किससे, मैं वेग को गुणा कर दूं वेग का विस्थापन के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर जो राशि आती है उससे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। तो dv अपॉन में ds जो है, dv अपॉन में ds की बात कर रहा हूँ, dv अपॉन में ds क्या है, v का s के सापेक्ष, s क्या है विस्थापन, v क्या है वेग, यानी वेग का विस्थापन के सापेक्ष अवकलन। तो इस अवकलन से अगर मैं वेग को गुणा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे त्वरण यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए नोट कीजिए, अब हम लोग बात करते हैं त्वरण की दिशा की। चलिए हम बात कर रहे हैं, भाई सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो दिशा तो हमें बतानी ही पड़ेगी कि त्वरण वेग की, तो ये देख लेते हैं कि कण जिधर गति कर रहा है वही क्या हो गई, उसकी वेग की दिशा होगी। लेकिन त्वरण की दिशा कैसे देखें, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि त्वरण जो है वो होता क्या है। तो त्वरण जो है वो किससे उत्पन्न होता है, त्वरण जो है वो उत्पन्न होता है वेग में परिवर्तन से, वेग में परिवर्तन से। अब ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ये कितने प्रकार से हो सकता है, जैसे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई कब वेग में परिवर्तन हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की थी, वेग जो है वो सदिश राशि है, और सदिश राशि दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है, दो घटकों से मिलकर बनी हुई होती है। एक को तो हम लोग बोलते हैं परिमाण और दूसरे को हम लोग बोलते हैं दिशा, ठीक है। तो अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो मैं ये बोल दूं कि अगर परिमाण तो वही है लेकिन केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा हो,
परिमाण तो वही है, लेकिन केवल किस में परिवर्तन हो रहा हो, दिशा में परिवर्तन हो रहा हो। तो बोले सर परिमाण वही, दिशा में परिवर्तन हो तो किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं एक कण की जो वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। एक कण है, जैसे एक धागे से मैंने कोई पत्थर को बांध दिया और उसे मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, तो इस कण की हम लोग बात करें तो ये कण जो है, अगर इसकी जो चाल है मैं बोल दूं, या नियत मैं बोल दूं कि नियत चाल है इसकी, और ये नियत चाल से बार बार घूम रहा है, तो नियत चाल बोल दिया यानी इसके घूमने की जो गति है वो तो वही है, लेकिन बार बार इसकी गति की दिशा बदल रही है। गति की दिशा कैसे बदल रही है, मान लो कि कण यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं इसकी गति की दिशा क्या बताऊंगा, ये किधर गति करना चाहेगा। तो इसका आसान सा तरीका है कि आप घुमाते हुए इस पत्थर को उसी बिंदु पर तोड़ दो जिस रस्सी से ये जुड़ा हुआ है। यानी अगर कण यहाँ पर है और ये वाली रस्सी इससे जुड़ी हुई है, मान लो ये रस्सी यहाँ से टूट गई, तो ये रस्सी यहाँ से टूटने पर ये जो कण है वो किस तरफ गति करने की कोशिश करेगा, इस तरफ। तो यही इसके वेग की क्या हो गई, दिशा हो। यही किसकी दिशा हो गई, इसके वेग की दिशा। जैसे यहाँ पर कण है और ये वाली रस्सी जुड़ी हुई है और यहाँ पर ये रस्सी टूट जाए तो ये कण जो है वो किधर गति करने की कोशिश करेगा, इस दिशा में। ये क्या हो गई, इसके वेग की दिशा हो गई। तो देखो वेग की दिशा जो है वो बार बार बदलती है, वेग की जो दिशा है वो बार बार बदल रही है। परिमाण उसका नियत कर दिया, चाल को नियत बता दिया, तो चाल नियत मतलब परिमाण नियत हो गया। केवल क्या बदल रही है, दिशा बदल रही है। तो अगर केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा है, केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा है, तो जो त्वरण है वो त्वरण कौन सी दिशा में होगा कण के लिए। अगर केवल दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण जो है उसकी दिशा क्या होगी, तो मैं बोलूँगा कि त्वरण जो है वो वेग के लंबवत होता है। त्वरण वेग के क्या होता है, लंबवत होता है। यानी वेग की दिशा अगर इधर है तो त्वरण जो है उसकी दिशा होगी नीचे की तरफ। अगर वेग की दिशा इधर है तो त्वरण की दिशा होगी इधर। अगर वेग की दिशा इधर है तो त्वरण की दिशा होगी इधर। कब, जब केवल वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो तो। अब अगर हम बात करें कि केवल वेग का परिमाण बदल रहा हो, केवल वेग का क्या हो रहा हो, केवल वेग का परिमाण बदल रहा हो, परिमाण परिवर्तित हो। तो अगर केवल वेग का परिमाण परिवर्तित हो तो ऐसी अवस्था कौन सी है, तो हम बोलेंगे जैसे सीधा सा हमारे पास एग्जाम्पल है कि कोई बॉल है और उस बॉल को आपने अपनी बिल्डिंग की छत से गिरा दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे वो गेंद नीचे की तरफ गति करती जाएगी उसका वेग क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या गति की दिशा बदल रही है क्या उस गेंद की, क्या वो नीचे जाते टाइम जो है वो ऊपर की ओर आ जाती है क्या बीच रास्ते से, या फिर लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ चली जाती है जब हवा नहीं बह रही हो तो। ठीक है, तो जब हम किसी गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो वो नीचे की ओर ही जाती है, लेकिन उसका वेग बढ़ता जाता है बिना दिशा परिवर्तित हुए, यानी उसके वेग का परिमाण बढ़ता है। ऐसे ही अगर मैं किसी कण को ऊपर की ओर फेंकूं तो ऊपर की ओर अगर मैं सीधी रेखा में फेंक रहा हूं तो उसका वेग जो है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। एक बिंदु ऐसा आएगा जिस पर वेग 0 हो जाएगा, उसके बाद में वो गेंद जो है वो वापस नीचे की ओर गति करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर उसके वेग की जो दिशा है वो तो समान है, लेकिन केवल क्या हो रहा है, वेग का परिमाण परिवर्तित हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति का मतलब हो गया कण ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंका गया हो, ऊपर से नीचे या नीचे से
ऊपर फेंका गया हो कोई कण ऊर्ध्वाधर दिशा में बिल्कुल सीधा, तो केवल क्या बदल रहा है, परिमाण बदल रहा है। तो केवल परिमाण बदल रहा है, तो मैं त्वरण की दिशा की बात करूं तो जो त्वरण की दिशा है वो क्या हो जाएगी। अगर मैं इस गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहा हूं तो ये तो हो गई वेग की दिशा। अब मैं बोलूँगा कि ये कण जो है वो नीचे की तरफ ही क्यों गति कर रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और उसी की वजह से नीचे की तरफ दिशा के अनुदिश एक त्वरण लगता है जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, और उस गुरुत्वीय त्वरण की बात करें तो ये जो गुरुत्वीय त्वरण है जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गति करती है तो उसके समांतर लगता है, और कोई वस्तु अगर नीचे से ऊपर की तरफ गति करती है तो वो उसके विपरीत दिशा में लगता है। कण तो जा रहा है ऊपर की ओर लेकिन त्वरण किधर लगता है, नीचे की ओर लगता है। तो गुरुत्व के अधीन गति जब होती है या केवल वेग का परिमाण परिवर्तित होता है तो त्वरण की जो दिशा है, त्वरण की दिशा गति या वेग के समांतर या प्रति समांतर होती है, प्रति समांतर होती है। क्या हो गई, त्वरण की दिशा गति के समांतर या प्रति समांतर होती है। चलिए तीसरी अगर हम लोग बात करें तो तीसरी जो अपने पास कंडीशन है क्या होगी, यहाँ पर केवल दिशा देख लिया, यहाँ पर केवल परिमाण देख लिया। हम बोले यदि परिमाण व दिशा, परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हों, दोनों परिवर्तित हों, तो परिमाण व दिशा अगर दोनों परिवर्तित हो रही है तो त्वरण जो है वो किधर लगेगा। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रक्षेप्य गति। ठीक है, प्रक्षेप्य गति क्या होती है, कोई बल्लेबाज सिक्सर लगाता है तो जो गेंद की गति होती है वही बोली जाती है प्रक्षेप्य गति। ठीक है, अब इस प्रक्षेप्य गति की हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस बिंदु पर अगर मैं वेग की दिशा देखूंगा तो वो वेग की दिशा हो जाएगी इधर। ठीक है, क्योंकि वो होती है स्पर्श रेखा के अनुदिश। यहाँ पर किसी कण की वेग की दिशा देखूंगा तो मैं बिल्कुल स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर बता दूंगा, ये वेग की दिशा। यहाँ पर मैं वेग की दिशा देखूंगा तो बिल्कुल स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर। यहाँ पर वेग की दिशा बिल्कुल स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर। यहाँ पर वेग की दिशा बिल्कुल स्पर्श रेखा के अनुदिश इधर। यानी वेग की दिशा जो है वो भी बदल रही है और साथ ही साथ कण के वेग का परिमाण भी बदल रहा है। अब परिमाण बदलता हुआ कहाँ पर नजर आ रहा है, तो देखो पहले तो कण ऊपर की ओर गति कर रहा था, ऊपर की ओर गति करते हुए कण का जब ऊपर की तरफ वो जाना बंद हो जाएगा तो फिर वो नीचे की तरफ गति करना शुरू कर देगा। तो वो ऊपर की तरफ जाना बंद क्यों हुआ, क्योंकि वेग का कोई ना कोई घटक जो है वो खत्म हो गया उसका, उसके बाद में वो वापस नीचे की ओर आना शुरू हो गया है। तो वेग का परिमाण और दिशा अगर दोनों अपने पास परिवर्तित हो तो वेग के दो घटक वहां पर कार्यरत होते हैं। अगर वेग का परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हो तो त्वरण के दो घटक विद्यमान होते हैं और ये दोनों जो घटक होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो हम बोलेंगे एक घटक जो होता है वो तो गति के समांतर रहता है, गति के समांतर रहता है एक घटक तो, और दूसरा जो घटक है वो गति के लंबवत रहता है। एक घटक तो गति के समांतर और दूसरा घटक क्या रहता है, गति के लंबवत रहता है। तो वेग के अंदर परिवर्तन जब होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। त्वरण की दिशा की बात करें, केवल दिशा में वेग की दिशा में परिवर्तन हो रहा हो तो इसका मतलब है त्वरण वेग के लंबवत होता है। ठीक है, केवल वेग का परिमाण परिवर्तित हो रहा हो इसका मतलब त्वरण या तो उसकी दिशा में यानी समांतर है या उसकी विपरीत दिशा में यानी प्रति समांतर है। अगर परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हो रहे हो तो इसका मतलब त्वरण के वहाँ पर दो घटक होते हैं, एक तो होता है गति के समांतर और दूसरा होता है गति के लंबवत, यानी इन दोनों का मिक्स हो गया वो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए ये चीज़।
चलिए अब लोग हम जो है वो 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं। और उससे पहले एक और बात अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो त्वरण जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। और आपको पता है कि जो सदिश राशि होती है वो क्या कैसे कैसे हो सकती है। तो मैं बोलूँगा त्वरण जो है वो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। अब इसके अंदर हम इन तीनों की ही बात करेंगे अलग अलग। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे सबसे पहली बात आपको बोल दिया कि कोई कण नियत वेग से गतिशील है। कोई कण नियत वेग से गतिशील है। तो नियत वेग का मतलब क्या हो गया कि उसके लिए जो वेग का मान जो है, जो वेग का मान है वो क्या है, वेग का जो मान है वो नियत है, यानी बदल नहीं रहा है, वो का वही है। तो वेग का मान अगर नियत है, बदल नहीं रहा है, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन, यही होता है क्या? तो अब देखो अगर नियत वेग है तो नियत वेग होने का मतलब हो गया कि आप चाहे किसी भी समय देखो कण का वेग वही रहेगा। तो वेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? 0। तो चाहे समय कितना भी हो तो त्वरण जो है वो कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर नाम आ जाए कि कोई कण जो है वो नियत वेग से गतिशील है, इसका मतलब वो आपको बताना चाह रहा है कि कण 0 त्वरण से या शून्य त्वरण से गतिशील है। अब शून्य त्वरण अगर बोल दे आपको तो भी आपको यही चीज लेके चलनी है कि शून्य त्वरण का मतलब क्या है कि कण नियत वेग से गतिशील है। दूसरी बात आपको बोल दी कि कण नियत त्वरण से गतिशील है, नियत त्वरण से गतिशील है। तो नियत त्वरण का मतलब जो है वो क्या हो गया? नियत त्वरण का मतलब हो गया, जैसे मैंने बोल दिया a बराबर है 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का क्या होता है? मात्रक होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे मैं इसको न लेकर आपको एक एग्जाम्पल से ही सीधा समझाऊँ कि जैसे यहाँ से यहाँ तक जो है और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये मैंने अलग अलग समय ले लिए। यहाँ पर ले लेता हूँ t बराबर 0, यहाँ पर ले लेता हूँ t बराबर 2 सेकेंड, यहाँ पर ले लिया t बराबर 4 सेकेंड, यहाँ पर ले लिया t बराबर 6 सेकेंड, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो कण का वेग है वो यहाँ पर कण का वेग है 0, ठीक है। यहाँ पर कण का वेग जो है वो हो गया 4, कण का वेग कितना हो गया? 4। यहाँ पर मैं त्वरण का मान अगर देखना चाहूँ तो मैं कहूँगा वेग में परिवर्तन कितना? अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी 4 माइनस 0। समय में परिवर्तन कितना? 2 माइनस 0। 4/2 कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर वेग 4 था, ठीक है। अब यहाँ यही आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर वेग 4 था, ठीक है। अब यहाँ पर जो वेग है वो मैं कितना ले रहा हूँ? यहाँ पर वेग जो है वो मैं ले लेता हूँ 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब मैं यहाँ से यहाँ तक अगर बात करूँ, इन दोनों की बात करूं अगर कि त्वरण कितना, तो मैं कहूँगा त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कितना? अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे में समय में परिवर्तन कितना? तो मैं कहूँगा 4 माइनस 2। तो ये 8 माइनस 4 कितना बच गया? 4 बटे में कितना आ गया? 2। 4/2 बराबर कितना आ गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। फिर मैं 8 से चला जाता हूँ, 4 से 8 था अपने पास, 8 से मैं कितना चला गया कि 6 माइनस 4 2, ठीक है। 8 माइनस 8 से मैं कितना चला गया? 0 से 4 गया, 4 से 8, 8 से मैं चला गया 12 पर, ठीक है। यहाँ इन दोनों के बीच में मैं त्वरण का मान देखना चाहूँ तो मैं कहूँगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, यानी 12 माइनस 8 बट्टे में अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, तो 12 माइनस 8 कितने बच गए? 4। 4/2 कितना आ गया? 2। तो देखो यहाँ पर त्वरण का जो मान है वो क्या आ रहा है? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा है,
ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि नियत त्वरण का मतलब ये नहीं होता कि वेग नियत है, क्योंकि वेग देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, यहाँ पर 12, वेग जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन नियत त्वरण की अगर बात कर दे तो नियत त्वरण से अगर कण गतिशील है, इसका मतलब वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया वेग एक समान रूप से बढ़ रहा है। अब इसके विपरीत अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कि यहाँ पर वेग 0, यहाँ पर वेग हो गया 8, यहाँ पर वेग हो गया 4, यहाँ पर वेग हो गया 12, तो क्या कण का त्वरण सेम आता? क्या अलग अलग जगह पर क्या आता? अलग अलग। तो मैं बोलता कि कण जो है उसका वेग एक समान रूप से नहीं बढ़ रहा है, यानी कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो नियत वेग या शून्य त्वरण का आपको ध्यान में रखना है। नियत त्वरण अगर बोल दे, कन्फ्यूजन होना तो होता है इसमें कि नियत वेग का मतलब नो नियत त्वरण का मतलब, कई बार नियत त्वरण हम लोग इससे रिलेटेड करके देखते थे कि नियत त्वरण का मतलब हो गया नियत वेग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, ये आपका त्वरण जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके हम लोग एक दो जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, विस्थापन वेग त्वरण, ठीक है। अगर विस्थापन का आप करते हो एक बार अवकलन, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, तो क्या आता है? वेग। वेग का आप करते हो एक बार अवकलन, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, तो क्या आता है? त्वरण, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मैं विस्थापन का अवकलन कर दूँ कितनी बार? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो क्या आ जाएगा? सीधा त्वरण। और 2 बार जो अवकलन होता है इसे क्या लिखा जाता है? d2s अपॉन में dt²। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। अब इसे ऐसे नहीं बोला जाता d2s अपॉन में dt², इसको ऐसे बोला जाता है d2s अपॉन में dt², ठीक है। अब उल्टा चले, त्वरण का अगर मैं एक बार कर दूं समाकलन, तो क्या आ जाता है? समाकलन किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा? वेग। वेग का अगर मैं एक बार समाकलन कर देता हूँ किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, तो एक बार समाकलन करने पर क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि त्वरण का अगर मैं कर दूँ 2 बार समाकलन तो क्या आ जाएगा? विस्थापन आ जाएगा। बस इतनी सी बात आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी है। चलिए, एक एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखते हैं। आपको बोल दिया कि एक कण का विस्थापन जो है वो है s बराबर 3t² प्लस में 4t प्लस 16, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है वेग ज्ञात करो, वेग ज्ञात करो जब कण का त्वरण शून्य हो। वेग ज्ञात करो जब कण का त्वरण शून्य हो। तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें जो है वो तो क्या ज्ञात करना है? वेग। कब ज्ञात करना है? जब कण का त्वरण जो है वो कितना हो जाए? शून्य हो जाए। तो हमें वो समय देखना है कि जब कण का त्वरण जो है वो शून्य हो जाएगा। तो देखो समय कितना आएगा अपने पास। हम यहाँ पर बोलते हैं कि अगर विस्थापन का हम लोग एक बार अवकलन कर दें तो क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। एक बार अवकलन कर दो, v बराबर 6t प्लस में कितना आ गया? 4।
या फिर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, 6t³ 4t² 16t प्लस में 20 कर दिया, ठीक है। तो चलो अब इसका अवकलन करते हैं। कितना आ गया अपने पास, यह अवकलन कर दिया मैंने, तो 3 तो पहले से है, t की घात 3 का कितना हो जाएगा 3t की घात 2 प्लस में कितना बन गया अपने पास 4 तो पहले से है, t की घात 2 का कितना 2t की घात 1 प्लस में 16t की घात 1 का कितना बन जाएगा 1 और 20 का कितना बन जाएगा 0 हो गया। v बराबर सुंदर लिख लो इसे, क्या बन गया 9t² प्लस में 8t प्लस में 16 बन गया। अब ये बोल रहा है, एक मिनट इसे थोड़ा सा और चेंज करना, यहाँ पर लिख लेना माइनस, ठीक है, माइनस लेके चलते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि वेग कब ज्ञात करना है, जब कण का त्वरण कितना हो जाए 0 हो जाए। तो हमें क्या करना है, हमें त्वरण और ज्ञात करना है और उसे किसके बराबर करना है 0 के बराबर। तो इससे त्वरण और निकालूं तो मैं कहूँगा इसका एक बार और अवकलन कर दो, एक बार और अवकलन करूँगा कितना आ जाएगा 18t आ गया, ठीक है। माइनस में कितना 8 प्लस में 16 का कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब ये बोल रहा है वेग ज्ञात करना है जब कण का त्वरण 0 हो, तो त्वरण को कर दो 0 के बराबर, 0 के बराबर कर दिया तो 18t माइनस में 8 बराबर 0। तो यहाँ से 8 को इधर ले आओ, t का मान जो है वो कितना आ गया, t का मान आ गया 8/18, यानी कितना बन गया ये 4/9 सेकेंड बन गया, ठीक है। अब ये t का जो मान आया है वो उठाकर ऐसा का ऐसा डाल दो वेग के पदों में, तो वेग का मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कितना मिलेगा, v बराबर मिल जाएगा 9t² का मान रखूँगा, कितना मिलेगा v बराबर मिल जाएगा 9t² का मान रखूँगा 4/9 का स्क्वायर माइनस में 8 4/9 प्लस में 16। इसको सोल्व कर लो, आपको अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम केवल और केवल क्वेश्चंस जो हैं वही सोल्व करेंगे, इसके अलावा थ्योरी जो है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपके पास तीनों इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे दूरी या विस्थापन की बात करें, वेग या चाल की बात करें, या फिर हम लोग त्वरण की बात करें, तो पूरा चैप्टर जो है वो इन तीनों के ही इर्द गिर्द घूमता है। तो मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को आप लोग अच्छे से समझ लें। थैंक यू।